आज इस देश में हालात ये हैं कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को बच्चा बच्चा इलेक्शन डिपार्टमेंट बीजेपी का बताता है। आज हालात ये है कि सीबीआई और इनकम टैक्स की साख डूब चुकी है। आज हालात ये है कि जिसके खिलाफ ईडी एक्शन लेती है उसको लगता है मैं सच की सही लड़ाई लड़ रहा हूं, अन्यथा बीजेपी मेरे खिलाफ एक्शन नहीं लेती। पिछले 11 सालों में हो रहा है। 95% जो केसेस ईडी के हैं वो इस देश के विपक्ष के खिलाफ है और उन लोगों के खिलाफ है जो दमखम के साथ आंख में आंख डालकर भारतीय जनता पार्टी से नरेंद्र मोदी की विफलताओं को उजागर करते हैं, उनसे लड़ते हैं। असलियत यह है कि ब्रिटिश हुकूमत भी नेशनल हेराल्ड से उतना ही चिढ़ती थी जितना मोदी जी चिढ़ते हैं। नेशनल हेराल्ड कर्ज में डूबा और तब कांग्रेस पार्टी ने, और यह बात ध्यान से सुनिएगा क्योंकि यहां पर झूठ नंबर 1 बोला जाता है, तब कांग्रेस पार्टी ने नेशनल हेराल्ड की कंपनी एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड को 90 करोड़ का लोन दिया। एजेएल के कर्जे को इक्विटी में कन्वर्ट किया गया। यह बहुत कॉमन प्रैक्टिस है। यह हिंदुस्तान की अधिकांश कंपनियां रोज करती हैं और खुद नरेंद्र मोदी जी की सरकार इसको एनसीएलटी में रोज करने का काम करती है। इस पूरे देश में कई शहरों में हो रही पत्रकार वार्ता में से एक है और यह पत्रकार वार्ता करना अनिवार्य है। और अनिवार्य इसलिए है क्योंकि झूठ बहुत दमखम से बोला जा रहा है और इसीलिए सच को भी उतनी हुंकार भरकर बोलना पड़ेगा, अन्यथा झूठ के प्रोपेगेंडा में, झूठ के नैरेटिव में कहीं ना कहीं सच दब जाता है, छुप जाता है। हम महात्मा गांधी की पार्टी हैं तो हमें लगता है सत्य तो अंततोगत्वा सामने आएगा ही और हर बार सामने आता है, लेकिन शायद हमारी शालीनता सामने वाले को यह मौका दे देती है कि वो झूठ का प्रपंच और तेजी से फैलाए और इसलिए सच बोलना जरूरी है। सर्वप्रथम मैं यहां पर नेशनल हेराल्ड में जो चार्जशीट फाइल करी गई है, जो पूरा फर्जी वाड़ा है, जो पूरा बोगस केस है, उसके बारे में आपसे चर्चा करने आई हूं। लेकिन सर्वप्रथम एक टिप्पणी मैं देश के मौजूदा हालात पर और जिस तरह से एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है उस पर जरूर करना चाहती हूं। आज इस देश में हालात ये हैं कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को बच्चा बच्चा इलेक्शन डिपार्टमेंट बीजेपी का बताता है। आज हालात ये है कि सीबीआई और इनकम टैक्स की साख डूब चुकी है। आज हालात ये है कि जिसके खिलाफ ईडी एक्शन लेती है उसको लगता है मैं सच की सही लड़ाई लड़ रहा हूं, अन्यथा बीजेपी मेरे खिलाफ एक्शन नहीं लेती। एजेंसीज का लगातार दुरुपयोग हो रहा है, पिछले 11 सालों में हो रहा है। 95% जो केसेस ईडी के हैं वो इस देश के विपक्ष के खिलाफ है और उन लोगों के खिलाफ है जो दमखम के साथ आंख में आंख डालकर भारतीय जनता पार्टी से नरेंद्र मोदी की विफलताओं को उजागर करते हैं, उनसे लड़ते हैं। तो सर्वप्रथम मैं थोड़ी सी, क्योंकि भ्रांतियां फैलाई गई हैं, उस पर चर्चा करना अनिवार्य समझती हूं और आपके सामने कुछ तथ्य रखना चाहती हूं। एजेएल क्या है, यंग इंडियन क्या है, उसमें सोनिया जी और राहुल जी का रोल क्या है, क्या केस है, यह बताना जरूरी है। इस देश की जंगे आजादी के दौरान जब अखबारों पर जबरदस्त अत्याचार हो रहा था या वो ब्रिटानिया हुकूमत के प्रभाव में थे, तब हिंदुस्तान की सबसे मुखर आवाज बनने का काम नेशनल हेराल्ड और नवजीवन जैसे अखबारों ने किया। नेशनल हेराल्ड और नवजीवन अखबारों को चलाने की प्रेरणा महात्मा गांधी, रफी अहमद किदवई, पुरुषोत्तम दास टंडन, सरदार पटेल जैसे लोगों से मिली और पंडित नेहरू ने एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड नामक एक कंपनी की स्थापना की 1937 में, जो नवजीवन और नेशनल हेराल्ड और कौमी आवाज जैसे अखबार छापता था। असलियत यह है कि ब्रिटिश हुकूमत भी नेशनल हेराल्ड से उतना ही चिढ़ती थी जितना मोदी जी चिढ़ते हैं। 1942 को नेशनल हेराल्ड को बैन करने का काम इन्होंने किया था और 1945 तक नेशनल हेराल्ड बैन रहा था। अब बात करते हैं एजेएल पर संकट कैसे आया। एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड, जिसकी स्थापना आजादी के महानायकों ने की थी, क्योंकि ये एक नॉट फॉर प्रॉफिट पेपर था और ब्रिटिश हुकूमत से लड़ रहा था,
जाहिर है ये फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजरा, इसके ऊपर लगातार डेट बर्डन, जिसको कि कर्जा कहते हैं, वो बढ़ता गया और एक वक्त ऐसा आया कि नेशनल हेराल्ड का छपना टेम्परेरी बंद हो गया। नेशनल हेराल्ड कर्ज में डूबा और तब कांग्रेस पार्टी ने, और यह बात ध्यान से सुनिएगा क्योंकि यहां पर झूठ नंबर 1 बोला जाता है, तब कांग्रेस पार्टी ने नेशनल हेराल्ड की कंपनी एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड को 90 करोड़ का लोन दिया। यह लोन एक साथ नहीं दिया गया, यह लोन 100 बैंक ट्रांजैक्शन और चेक के माध्यम से दिया गया। इसका सारा ब्यौरा, इसका स्टेटमेंट हमारे जो पार्टी का स्टेटमेंट है उसमें है, जो पीपल्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन एक्ट के अंतर्गत हम हर साल ईसी को देते हैं। यह लोन 90 करोड़ का था, 100 बैंक ट्रांजैक्शंस और चेक के माध्यम से दिया गया। लेकिन क्योंकि एजेएल पर बहुत ज्यादा कर्ज था, और इस लोन का क्या उपयोग हुआ, इस लोन से एजेएल के जो कर्मचारी थे उनको वीआरएस का पैसा, उनका प्रोविडेंट फंड, उनकी ग्रेच्युटी, उनकी रुकी हुई सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी बिल इत्यादि पे किए गए। लेकिन कोई भी कंपनी, और आप में से जो थोड़ा बहुत आर्थिक जगत से संबंध रखते हैं, कोई भी कंपनी अगर कर्ज के तले दबी हुई है तो वो नहीं चल सकती है। लेकिन उसको बोलने से पहले मैं आपको पहला झूठ बता देती हूं। पहला झूठ ये बोलते हैं कांग्रेस पार्टी पैसा कैसे दे सकती है। यह मामला 2012 में पूरी इलेक्शन कमीशन की बेंच के पास गया और पूरी इलेक्शन कमीशन की बेंच ने रूल किया कि कांग्रेस पार्टी ये लोन दे सकती है, इसमें किसी नियम और कानून का उल्लंघन नहीं हुआ है। दिस इज एन ऑर्डर फ्रॉम द कंप्लीट बेंच ऑफ द इलेक्शन कमीशन। ये पहला झूठ यहीं पर ध्वस्त होता है क्योंकि झूठ ये जोर से बोला जाता है। खैर, इस कर्ज को, 90 करोड़ के कर्ज को कर्मचारियों को देने में, बिल चुकाने में इस्तेमाल किया गया। लेकिन क्योंकि कंपनी पर कर्ज इतना ज्यादा था, वो ऑपरेशन नहीं कर सकती थी। इस समय एजेएल के 760 शेयर होल्डर थे, 760 शेयर होल्डर्स। आप में से कुछ लोगों के पास कंपनीज के शेयर होंगे, किसी के पास रिलायंस के होंगे, किसी के पास टाटा के होंगे, किसी के पास किसी बिरला कंपनी के होंगे। आप एक शेयर होल्डर है। वैसे ही एजेएल के 760 शेयर होल्डर थे और तब एजेएल के कर्जे को इक्विटी में कन्वर्ट किया गया। यह बहुत कॉमन प्रैक्टिस है, यह हिंदुस्तान की अधिकांश कंपनियां रोज करती हैं और खुद नरेंद्र मोदी जी की सरकार इसको एनसीएलटी में रोज करने का काम करती है। डेट को इक्विटी में कन्वर्ट करना एक बहुत स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है। जब आप डेट को इक्विटी में कन्वर्ट करते हैं तो उसी इक्विटी को आप दूसरी कंपनी में ट्रांसफर करते हैं जो बीमार कंपनियों को चलाती है, और ऐसा हमने भी किया। हमने डेट को इक्विटी में कन्वर्ट किया और यंग इंडियन नाम के एक कंपनी बनी 2010 में, और ये सारी इक्विटी उसमें ट्रांसफर हुई जो डेट कन्वर्जन हुआ था। यंग इंडियन ने एजेएल का टेक ओवर नहीं किया, एजेएल के किसी एसेट का टेक ओवर नहीं किया, एजेएल की किसी इनकम, एक नए पैसे की इनकम एजेएल की यंग इंडियन के पास नहीं जाती है। यंग इंडियन एजेएल का 760 शेयर होल्डर थे, 761वां शेयर होल्डर बना। यंग इंडियन कंपनीज एक्ट के सेक्शन 25, जो पहले सेक्शन 25 था अब सेक्शन 8 है, उसके अंतर्गत एक कंपनी है। सेक्शन 25 या सेक्शन 8 के अंतर्गत जो नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी होती है, उसके शेयर होल्डर को, उसके किसी डायरेक्टर को एक नए पैसे की सैलरी, एक नए पैसे का डिविडेंड या एक नए पैसे का मुनाफा नहीं मिल सकता है। यंग इंडियन के शेयर होल्डर्स सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, ऑस्कर फर्नांडिस जी और मोतीलाल वोरा जी हुए। और वो इसलिए हुए क्योंकि उस समय सोनिया जी पार्टी की अध्यक्ष थी, राहुल जी महासचिव थे, ऑस्कर फर्नांडिस संगठन महासचिव थे और मोतीलाल वोरा जी तब कोषाध्यक्ष मतलब ट्रेजरर थे। इसके 2 डायरेक्टर सैम पिट्रोदा जी और सुमन दुबे जी हुए, लेकिन ये शेयर होल्डर नहीं थे। तो दूसरा झूठ कि यंग इंडियन ने कब्जा कर लिया, यंग इंडियन ने कोई कब्जा नहीं किया। यंग इंडियन आज भी महज एक शेयर होल्डर है।
एजेएल के 6 प्रॉपर्टीज हैं जो उसकी है, एजेएल की इनकम उसकी है। एजेएल एक नए पैसे का प्रॉफिट यंग इंडियन को नहीं देता और यंग इंडियन अपने शेयर होल्डर्स को एक पैसा नहीं दे सकता। तो तीसरा झूठ कि राहुल जी या सोनिया जी या अन्य कोई खूब पैसा बना रहा है, वो सफेद झूठ है, क्योंकि वो पैसा बना ही नहीं सकते हैं सेक्शन 25 कंपनी के अंतर्गत। सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।